अभी जब मो सानियांग जोर से रो रही थी, उसने माँ शियाओकियान की पहचान का उल्लेख किया। हालांकि लिन युआन स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका, फिर भी वह समझ गई। माँ शियाओकियान माँ फैमिली मैनर के मुखिया की जैविक भतीजी थी और माँ फैमिली मैनर के स्थान पर था। यह जुमा टाउन में सबसे बड़ा लाल ईंट एक्सक्लूसिव सेल गांव था, और क्या लिन युआन का अपना परिवार वहां से लाल ईंटें नहीं खरीदता था? ऐसे गांव में निश्चित रूप से हर कोई अमीर होगा, जागीर के मुखिया की भतीजी का तो कहना ही क्या। बहन मो, आप ऐसे निर्दयी और प्रतिबद्धताविहीन आदमी के लिए गुप्त रूप से क्यों परेशान हैं? आप बहुत उत्कृष्ट हैं, और जब तक आप इच्छुक हैं, आप निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाएंगे जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। लिन युआन दूसरों को दिलासा देने में अच्छी नहीं थी, और बहुत सोचने के बाद वह बस इतना ही कह सकी। वह नहीं जानती थी कि मो सानियांग क्या सोचेगा। मो सानियांग ने एक कड़वी मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। बहन, आप अभी भी युवा हैं, आपने निश्चित रूप से उस तरह का स्वाद नहीं चखा है। जब आप किसी से अपनी हड्डियों की मज्जा तक प्यार करते हैं, भले ही वह आपको धोखा दे और आपको छोड़ दे, आप उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा तो केवल एक कमजोर महिला ही कर सकती है ना? मौसानियांग जैसी प्रतिस्पर्धी महिला ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकती है? लिन युआन ने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि मो सानियांग सिर्फ जी जियुआन के लिए उम्मीद जगा रहा था, और अगर वह जानती कि जी जियुआन के मन में भी मा जियाओकियान के लिए भावनाएं थीं, तो शायद वह ऐसा नहीं सोचती। इसके अलावा जियुआन को उसकी मां ने शादी के लिए मजबूर किया होगा। वह हमारे बीच हुए वादे को नहीं भूलेगा। हाँ, ऐसा ही होगा, उसकी मां ने फिर से विरोध में भूख हड़ताल की होगी। अन्यथा जियुआन मा जियाओकियान से शादी करने के लिए सहमत नहीं होता। मौसानियांग अचानक काउंटर के पीछे से खड़ी हो गई, उसकी दृढ़ निगाहें लगभग कसकर बंद दरवाजे के अंदर घुसती हुई प्रतीत हो रही थीं। लिन युआन ने अपना माथा पकड़ लिया और सोचने लगी कि क्या प्यार में पड़ी सभी महिलाएं इतनी मूर्ख होती हैं। लड़की, अगर जी जियुआन वास्तव में मजबूर था, तो उसने आपको पहले अवसर पर सूचित क्यों नहीं किया ताकि आप तैयार हो सकें, बजाय इसके कि आप उसकी मां और उसकी होने वाली पत्नी को पहले आकर आपको अपमानित करने दें। हालांकि वह जानती थी कि अब मो सानियांग से ये शब्द कहना व्यर्थ होगा, केवल जी जियुआन की व्यक्तिगत उपस्थिति ही इस गांठ को सुलझा सकती थी। इसके अलावा वह मानती थी कि जी जियुआन कल तक जरूर आएगी, क्योंकि उसने अभी अभी लेडीजी से 10 टैल चांदी ठगी थी, और एक ऐसी महिला के लिए जो सिर्फ सोने की परत चढ़ी है पिन पहनने के कारण ही इधर उधर घूमती थी, चांदी के वे 10 टैल उसके लिए मांस काटने के समान थे। ये जानते हुए कि मनाने से कोई फायदा नहीं है, लिन युआन ने देखा कि मौसानियांग का मूड कुछ हद तक बेहतर हो गया है, इसलिए उसने आने का कारण बताया। मौसानियांग ने तुरंत दुकान से उसके लिए सबसे अच्छा कपड़ा चुन लिया। लेडी जी और उनकी बहू ने लिन युआन द्वारा मात दिए जाने से पहले कपड़ों की शेल्फ लगभग खाली कर दी थी। लिन युआन ने श्रीमान के लिए एक गहरे लाल और एक चमकीले नीले रंग की चादर चुनी, और श्रीमती लियू और डुबेट कवर भी उसी रंग योजना का पालन किया। अपने और अपनी बहनों के लिए उसने कोमल गुलाबी और पानी जैसा हरा रंग चुना, जबकि बगल के कमरों के लिए नीले पुष्प पैटर्न के साथ एक समान सफ़ेद रंग चुना, और प्रत्येक कमरे के लिए उसने 2 प्रकार की चादरें और डुबेट कवर चुने ताकि उनके पास बदलने के लिए एक हो। इन्हें चुनने के बाद लिन युआन ने उनका भुगतान किया और बाद में उन्हें लेने के लिए ल्यूजी को भेजने पर सहमत हो गया। जो कुछ अभी अभी हुआ था, उसके बाद मौसानियांग को लिन युआन के और भी करीब महसूस हुआ। उसने अपना पता मिस लिन से बदलकर बहन कर लिया और जोर देकर कहा कि वह लिन युआन की चांदी नहीं लेगी और उसे कपड़े मुफ्त में देना चाहती थी। लिन युआन ने हंसते हुए कहा, सिस्टर मो, क्या आप मुझे लेडीज ही समझ रही हैं? इसके अलावा हम भविष्य में एक दूसरे से खूब मिलेंगे। अगर मैं हमेशा आपकी चीज़ें मुफ्त में ले लूँ तो मुझे आपकी दुकान पर आकर आपसे मिलने में शर्म आएगी। मौसानियांग भी हंस पड़ी जब उसने खुद की तुलना उस लालची लेडीजी से की। वह लिन युआन के शब्दों पर विचार कर रही थी कि हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ उलझन में थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम शहर में जा रहे हो? लिन युआन ने अपना सिर हिलाया, सड़क के उस पार सूखे माल की दुकान की ओर इशारा करते हुए। उसकी आंखें खुशी और गर्व से भर गईं। बहन देखो, वह दुकान अब से मेरी होगी। यद्यपि हम एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं हैं, फिर भी हम इतने करीब हैं। क्या ये नज़र से दूर, मन से दूर जैसा नहीं है? मौसानियांग कुछ आश्चर्यचकित थे। यद्यपि वह दूर से एक सुंदर आदमी को उत्सुकता से उनकी ओर देखते हुए देख सकती थी, परंतु उसने किसी वयस्क को नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन युआन ने भी उसकी तरह अकेले ही व्यवसाय शुरू करने के लिए दुकान का अधिग्रहण किया हो? इस विचार के साथ मौसानियांग ने लिन युआन को और भी अधिक सम्मान के साथ देखा। वास्तव में ये करीब है, मौसानियांग ने मुस्कुराते हुए लिन युआन की ओर मुड़कर कहा, आपकी पसंद अच्छी है। उस दुकान का स्थान मेरी दुकान से कहीं बेहतर है। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास ऐसा बॉस है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह डूब जाएगा। क्या आप जानते हैं श्रीमान मेंग? बहुत अच्छी तरह से बहन मो। मौसानियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, उसे
वह वेस्ट स्ट्रीट पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। लिन युआन की उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखकर मो सानियांग ने समझाया, वह बहुत विद्वान है लेकिन वह व्यापार नहीं कर सकता। वह अपनी दुकान में किताब पढ़ने में इतना मग्न रहता था कि उसे अंदर आने वाले ग्राहकों का ध्यान ही नहीं रहता था। एक बार एक युवक ने उसे इस हालत में देखकर शरारत करने की सोची और उसकी अलमारियों से सारा सामान दुकान के बाहर ही हटा दिया। यहाँ तक कि जब स्टोर के अंदर से लगभग सभी चीजें बाहर निकाल दी गईं, तब भी श्री मेंग ने अपना सिर नहीं उठाया और न ही कोई आवाज की, बस अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। उबे और प्रसन्नचित होकर युवक ने उसे थपथपाया और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। मो सानियांग दिल खोलकर हंसे, लेकिन लिन युआन अपने माथे को सहारा देते हुए केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान दे सकी। उसे पहले ही पता चल गया था कि मेंग लियांगडोंग व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना गंभीर होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका व्यापार डूब गया। मो सानियांग को विदाई देने के बाद लिन युआन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए विपरीत दिशा में लौट आए। फिर भी दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे जिया झेंग की ओर से तीव्र शिकायत का सामना करना पड़ा। लिन युआन ने क्षमा याचना करते हुए अपना गला साफ किया, आहम, माफ करना, मैं बात करते करते समय का ध्यान ही नहीं रख पाए। सचमुच समय भूल गया था, दोपहर हो चुकी थी। जिया झेंग ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, ये सज्जन भूखे हैं, ये सज्जन चावल के आटे के साथ उबली हुई पसलियां खाना चाहते हैं। लिन युआन के मुंह के कोने पर एक मरोड़ सी उभर आई जब उसने दुकान की ओर देखा। काउंटर पर विभिन्न आकार की 7 या 8 प्लेटें रखी थीं, जिनमें से प्रत्येक पर फूमन बिल्डिंग के विशिष्ट व्यंजन भरे हुए थे। लियूजी ने अपना सिर एक ओर झुका लिया, एक हाथ से अपना पेट रगड़ रहा था और उसकी लार टपक रही थी। हालांकि मेंग लियांगडोंग कहीं दिखाई नहीं दिया। श्रीमान कहाँ हैं? मेंग, लिन युआन ने सहजता से पूछा। यह एहसास नहीं था कि यह सवाल एक नाजुक नस को छू लेगा। जिया झेंग ने अपनी ठोड़ी उठाए और काउंटर के सामने चुपचाप बैठ गया। लिन युआन ने अपना सिर खुजलाया और लियूजी की ओर मुड़ी। लियूजी ने यंग मास्टर की ओर एक नज़र डाली, अजीब तरह से हंसा और कहा, दुकान का काम निपट गया है, मिस्टर। मेंग को रजत पदक प्राप्त हो गया है और वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक है। खाना खत्म करने के बाद उसने लिन युआन को आंख मारी। मिस, यंग मास्टर इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने भोजन को बिल्कुल भी नहीं छुआ है। तुम्हें भूख लगी होगी, बैठो और खाओ। ऐसा कहकर उसने उनके लिए कटलरी और कटोरे लगाने शुरू कर दिए। मेज पर पड़े अछूते व्यंजनों को देखकर लिन युआन को पता चल गया कि जिया झेंग को इतनी देर तक इंतजार कराने में उसकी गलती थी। मुस्कुराते हुए मेज पर बैठते हुए लिन युआन ने अपने चॉपस्टिक्स के साथ हलचल तले हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। खुशी से कहा, ममम, स्वादिष्ट, यह मांस बहुत कोमल है। आओ खाओ। जिया झेंग ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और चॉपस्टिक तक नहीं पहुंचा। बिना कुछ कहे लिन युआन ने अपने चॉपस्टिक से कुछ तला हुआ मांस उठाया और उसे उसके कटोरे में रख दिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम्हारा पेट विरोध कर रहा है, क्या तुम खाओगे नहीं? इसे आजमाएं, ये सचमुच स्वादिष्ट है। जैसे ही लिन युआन ने जिया झेंग को कुछ खाना परोसा, लियूजी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह जल्दी से घूम गया, एक नया कटोरा खोजने की योजना बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कटोरा ले पाता, उसने अपने पीछे किसी को जोर जोर से चबाते हुए सुना। जिया झेंग अपने चेहरे पर अभी भी गर्व के भाव के साथ कटोरे में रखे मांस को कुछ ही निवाले में खा गया और फिर मेज पर रखी एक और डिश, मीठी और खट्टी सुअर की पसलियों की ओर इशारा करते हुए उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो आज्ञाकारी और शिकायती दोनों थी, मुझे और चाहिए। लिन युआन अवाक अभी भी विनम्रतापूर्वक अपने चॉपस्टिक से कुछ पसलियां उठाईं और उन्हें उसके कटोरे में रख दिया। ठीक है, ये पसलियां भी बहुत स्वादिष्ट हैं, इन्हें आजमाएं। जिया झेंग को मुस्कुराते हुए खाते हुए देखकर लियूजी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या ये सचमुच उनका युवा मास्टर था? क्या उसने सचमुच वह खाना खाया जो किसी और ने उसे परोसा था? उसने सचमुच इसे खा लिया और वह इसका इतना आनंद ले रहा था कि उसका मुंह लगभग उसके कानों तक फट गया था। अमिताभ, बॉस, यंग मास्टर का आपको अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था, अमिताभ। लियूजी ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और लगातार बुदबुदाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लियूजी ने इतना हंगामा किया। पिछली बार लाओ फैन ने जब जोर जोर से खाना खाया तो गलती से उबली हुई मछली से तेल की एक बूंद जिया झेंग के कटोरे में गिर गई और जिया झेंग ने इस बारे में हंगामा करना बंद नहीं किया। उन्होंने न केवल एक नए कटोरे की मांग की, बल्कि उन्होंने रसोइये से भोजन की एक पूरी नई मेज तैयार करवाई और स्वयं भोजन करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। इससे लाओ फैन को इतना गुस्सा आया कि वह आग बबूला हो गया। क्या यह उनके प्रति स्पष्ट तिरस्कार नहीं था? वह तुरंत ही जिया झेंग के साथ हिसाब बराबर करने के लिए जोरदार बहस में उतर गया। यदि दुकानदार लियू और उसके द्वारा उसे कसकर न पकड़ा गया होता तो पिता और पुत्र के बीच फिर से बड़ी लड़ाई छिड़ सकती थी।
जिया झेंग ने इस भोजन का भरपूर आनंद लिया, लेकिन लिन युआन के लिए ये काफ़ी कष्टकारी था। युवा मास्टर जिया सिर्फ खा नहीं रहा था, वह वास्तव में उसे खिला भी रहा था। वह अपनी चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाती और वह उसे खा लेता, यदि वह रुकती तो वह भी खा लेता। लिन युआन इतनी चिढ़ गई कि वह अपनी चॉपस्टिक फेंककर काम छोड़ देना चाहती थी। लेकिन फिर जिया झेंग के शोकाकुल चेहरे को देखकर उसने सोचा कि क्या वह बहुत क्रूर हो रही थी। अंततः वह इसे सहन नहीं कर सकी और उसने हार मानकर युवा मास्टर को खाना खिला दिया, जिसे उम्मीद थी कि उसे सब कुछ चांदी की थाली में परोसा जाएगा। भरपेट खाने के बाद जिया झेंग अपना पेट सहलाते हुए आराम से मुस्कुराता हुआ बैठ गया, जबकि लिन युआन ने पहले से तैयार की गई नवीनीकरण योजना की जांच की। ये सूखी वस्तुओं की दुकान मूलतः पूरी तरह से खरीदी गई थी, इसलिए दुकान में अलमारियों और काउंटरों में ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं थी। केवल दीवारों को नया रूप देना और फर्श को ठीक करना ही पर्याप्त होगा। हालांकि पीछे के हॉल और कक्षों को अच्छे नवीकरण की आवश्यकता थी। मेंग लियांगडोंग पिछले हॉल को शयन कक्ष के रूप में और कक्षों को भंडारण के रूप में उपयोग कर रहा था, इसलिए इन कमरों का कार्य पूरी तरह से उलट गया था। सौभाग्य से जिया झेंग अपने बारे में अच्छी तरह जानता था और उसने पीछे वाले हॉल में बिस्तर के फ्रेम को हटा दिया था और उन्हें कक्षों में ले गया था। उन्होंने पीछे वाले हॉल में किताबों की अलमारियां और एक डेस्क बनवाए, साथ ही मेहमानों के लिए कुछ मेजें और कुर्सियां भी रखवाईं। और क्योंकि लिन युआन ही लिन परिवार से यहां आने वाला एकमात्र व्यक्ति था, इसलिए जिया झेंग ने पीछे वाले हॉल में एक छोटा कमरा भी अलग कर दिया, जिसमें एक बिस्तर और एक छोटी अलमारी थी, ताकि लिन युआन आराम कर सके। लिन युआन जिया झेंग की व्यवस्था से बहुत खुश था। जैसे ही उसने उस पर नजर डाली, उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। जिया झेंग ने बगल से उसके हाव भाव देखकर जाना कि वह उसकी योजना से संतुष्ट है और उसे और भी खुशी महसूस हो रही है। जहां तक कक्षों की बात है, उनमें से एक को पेस्ट्री बनाने की कार्यशाला में परिवर्तित कर दिया गया था तथा दूसरे को 2 छोटे कमरों में विभाजित कर दिया गया था, एक को श्रमिकों के आवास के लिए तथा दूसरे को लेखा कक्ष के रूप में उपयोग करने के लिए, जो अंततः श्री लेखाकार। हालांकि यह अनिश्चित है कि मेंग लियांगडोंग उनके मिस्टर राइट बनने के लिए वापस आएंगे या नहीं। लेखाकार लिन युआन ने अभी भी जिया झेंग द्वारा उसके लिए ये कमरा साफ करने की सराहना की। लिन युआन को घर के नवीनीकरण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लियू जी, जो हर काम में निपुण थी, उसे उपयुक्त श्रमिकों का चयन करने में मदद करती थी। पिछली बार टोफू कार्यशाला के नवीनीकरण के दौरान हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए लिन युआन ने विशेष रूप से लियू जी को निर्देश दिया कि वह इस बार एक प्रतिष्ठित निर्माण टीम का चयन करे। वह नहीं चाहती थी कि नवीनीकरण के मुद्दों से उसे फिर से परेशान होना पड़े। अगले दिन नवीनीकरण टीम को लाने के लिए लियू जी के साथ एक नियुक्ति तय करने के बाद लिन युआन गाड़ी में सवार हो गया और जिया झेंग के साथ लिन परिवार के घर वापस चला गया। जल्दी वापस आओ, मैं चावल के आटे के साथ उबले हुए सुअर के मांस की पसलियों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, जिसका तुमने वादा किया था, जिया झेंग ने लगाम को झटके से घोड़े की पूंछ पर डालते हुए कहा। लिन युआन ने अपने दांत पीस लिए, वह इस आदमी को गाड़ी से नीचे उतारना चाहती थी। उसने अभी अभी खाना खत्म किया था और पहले से ही उबले हुए सुअर के मांस की पसलियों का जिक्र कर रहा था। आखिर उसकी भूख कितनी बड़ी थी? क्या यह एक अथाह गड्ढा था? हालांकि अपने सामने यंग मास्टर जिया को देखकर, जो सफलतापूर्वक एक खाने के शौकीन में बदल गया था, लिन युआन ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की। इससे पहले कि उसकी आंखों के कोनों में मुस्कान पूरी तरह से जम पाती, लिन युआन को अचानक कुछ याद आ गया जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी चर्चा नहीं की थी। इस व्यक्ति ने राजधानी लौटने की बात कही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कब वापस जाने की योजना बना रहा है। अपना गला साफ करते हुए लिन युआन ने लंबे समय तक सोचा, ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि कैसे पूछना शुरू करे। अंततः उसने दांत पीसकर सीधा जवाब देने का निर्णय लिया। तो क्या तुम जा रहे हो? जैसे ही जिया झेंग ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए खुशी से कोड़ा मारा, उसका हाथ अकड़ गया और वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया। तुमने सुना है ना? लिन युआन ने बिना बोले चुपचाप सिर हिला दिया। सच बताऊं तो जब उसने जिया झेंग को ये कहते सुना कि वह जा रहा है, तो उसे जाने देने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। अजीब बात है, वह इस चिपचिपे आदमी से विशेष रूप से घृणा करती थी, हमेशा चाहती थी कि वह उससे दूर रहे। तो अब वह क्यों हिचकिचा रही है? लिन युआन गाड़ी के अंदर बैठा था, जबकि जिया झेंग बाहर शाफ्ट पर बैठा था। यद्यपि वह लिन युआन की अभिव्यक्ति नहीं देख सका, फिर भी उसकी तीव्र इंद्रियों ने उसके मूड में उतार चढ़ाव को भांप लिया। ये कहना गलत होगा कि वह दुखी नहीं थे, लेकिन उन्हें जो अधिक महसूस हुआ वह अनिच्छा थी। उन दोनों के बीच रिश्ते में आखिरकार कुछ प्रगति हुई थी। अब वह अचानक जा रहा था, क्या चीजें पहले की तरह ठंडी हो जाएंगी? ओह, वह सचमुच जाना नहीं चाहता था। चिंता मत करो, जैसे ही मैं वहां का काम निपटा लूंगा, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। जिया झेंग के वादे से आश्वस्त होकर लिन युआन को राहत की लहर महसूस हुई,
लेकिन फिर भी उसने उदास होकर जवाब दिया, तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कौन कर रहा है? ये सबसे अच्छा होगा यदि आप कभी वापस ना आएं। फिर मुझे हर दिन तुम्हारा परेशान करने वाला चेहरा नहीं देखना पड़ेगा और खाना बनाने के लिए तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। जिया झेंग बहुत खुश हुआ और उसने अपने हाथ में चाबुक हिलाया। उसने गाड़ी का पर्दा पीछे खींचा और लिन युआन की बेबाक मुस्कान को देखने के लिए मुड़ा, चिढ़ाते हुए कहा, तो मुझे जल्दी वापस जाना होगा। एक व्यक्ति पर अभी भी भोजन के लिए मुझ पर 100 टेल चांदी बकाया है। अचानक पर्दा उठ गया और उसकी हंसी उस परेशान करने वाले व्यक्ति ने देख ली। लिन युआन चिढ़ और शर्मिंदगी महसूस करते हुए पर्दा नीचे करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से फिर से उठा दिया गया। कुछ दौर की बहस के बाद लिन युआन ने अंततः हार स्वीकार कर ली। इसलिए नहीं कि वह जिया झेंग का सामना नहीं कर सकती थी, बल्कि इसलिए कि उसे सचमुच ऐसा निरर्थक खेल महसूस होता था जो उसकी बुद्धि के नीचे था। फिर भी दूसरे व्यक्ति को यह अच्छा लगा, वह उसे विजयी भाव से देख रहा था, जिससे अंततः वह जोर से हंसने लगी। मामले पर लौटते हुए लिन युआन अचानक गंभीर हो गया और पूछा, मैंने सुना है कि आप कह रहे हैं कि आप आपदा राहत में मदद करने जा रहे हैं। क्या ये भारी बारिश के कारण है? लेकिन क्या आपदा राहत का काम इंपीरियल कोर्ट को नहीं करना चाहिए? ये क्यों? वह अपनी बात पूरी किए बिना ही रुक गई, लेकिन लिन युआन जानता था कि वह समझ गया है कि वह क्या कहना चाह रही है। उसकी पूछताछ कुछ और नहीं, बल्कि यह जानने के लिए थी कि क्या जिया झेंग वास्तव में एक राजकुमार था। यदि ऐसा है, तो बेहतर होगा कि उनकी वर्तमान संबंध स्थिति को बनाए रखा जाए। वह शादी नहीं करना चाहती थी और फिर उसे हर दिन रखेलों और छोटी रखेलों से भरे घर का सामना करना पड़ता। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें संभाल नहीं सकती थी, लेकिन ये बहुत थका देने वाला होता। उस खाली समय में वह एक दुकान खोलकर कुछ पैसे कमाना चाहती है। लिन युआन की चिंताओं को स्पष्ट रूप से समझते हुए जिया झेंग ने उसे टेढ़ी उंगली से इशारा किया, उसे अपने पास खींचा और भौहें उठाते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या आप सोच रहे हैं कि मेरे घर में कितनी नौकरानियां और छोटी रखेलें हैं? लिन युआन ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी असलियत जान लेगा। क्या वह सचमुच उसके पेट का कीड़ा हो सकता है? हा, जिया झेंग खिलखिलाकर हंसा और फिर अपना माथा हिलाया। निश्चिंत रहो छोटी बच्ची, मैं अपने जीवन में कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा। ओह, ये सही नहीं है, मेरी माँ को छोड़कर। और आप जानते हैं, मेरे पिता की पत्नी भी केवल मेरी माँ ही थी। इसलिए मेरे लिए किसी अन्य महिला से संबंध बनाने की संभावना और भी कम हो गई है। लिन युआन ने अपना माथा रगड़ा और दर्द की शिकायत की, फिर भी उसका दिल मिठास से खिल उठा। इस आदमी ने सचमुच उसे निराश नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता के पास केवल उनकी माँ थी, जो अप्रत्यक्ष रूप से ये दर्शाता था कि वह राजकुमार नहीं थे और उन्हें भविष्य में विभिन्न महिलाओं द्वारा परेशान किए जाने की चिंता नहीं करनी होगी, है ना? हालांकि वह खुश थी, फिर भी लिन युआन व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या ऐसा है कि आप कभी किसी महिला के साथ नहीं रहे, या क्या ऐसा है कि कोई महिला आपको ऐसा करने की अनुमति देने को तैयार नहीं है? आपकी शक्ल और आपके शरीर से आती तांबे की गंध को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राजधानी की युवतियां आपको पसंद नहीं करती। क्या आपको यकीन है कि यह वे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं? जिया झेंग अचानक मुड़ा और उसकी ओर एक भान उठाए अपनी नज़र से कुछ सुझाया। लिन युआन का चेहरा एक पल में काला पड़ गया। मुझे मत बताओ कि वास्तव में आपके कुछ बुरे प्रशंसक हैं। प्रशंसक इसे ज़रूरत से ज़्यादा बेच रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये तो बस खिलते हुए फूल हैं। लिन युआन का चेहरा बदलते देख जिया झेंग ने जल्दी से कहा, इसीलिए मेरी प्यारी, तुम्हें अपनी दुकान को राजधानी तक फैलाने के लिए और अपने पति के लिए उन सभी घटिया प्रशंसकों को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लिन युआन ने जोर से खर्राटे लिए और उसे अनदेखा करते हुए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। जिया झेंग की भौहें विजयी भाव से उठ गईं। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की सचमुच उस पर विश्वास कर रही थी, यहाँ तक कि बातचीत में उसकी छिपी हुई तीखी बातों को भी नहीं समझ पाए। लेकिन आपदा राहत के लिए उन्हें आपकी ज़रूरत क्यों है? लिन युआन को पिछला सवाल याद आया। चूंकि वह कोई राजकुमार या अधिकारी नहीं था, तो उन्हें आपदा राहत के लिए दुकानदार की क्या आवश्यकता थी? क्या ऐसा हो सकता है कि शाही दरबार में कोई और न हो? जिया झेंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, आप राजधानी शहर में नहीं गए हैं, आप उन अधिकारियों को नहीं समझते हैं। वे सभी मोटे और अच्छी तरह से खिलाए गए हैं, लेकिन जब वास्तव में कुछ करने का समय आता है तो वे सभी सिकुड़ते कछुओं में बदल जाते हैं। जैसे ही लिन युआन ने सुना, उसने अपने मन में फूले हुए बड़े कान वाले अधिकारियों की तस्वीर बनाई जो खाने के अलावा कुछ नहीं करते थे, जिससे जिया झेंग उसकी नज़र में वास्तव में सुंदर लग रहा था। जिया झेंग ने आह भरी और आगे कहा, इसके अलावा शाही दरबार के पास आपदा राहत के लिए ज़्यादा चांदी के ताइल उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उन्हें इसे विभिन्न अधिकारियों के घरों से मंगवाना पड़ता है। लिन युआन ने सिर हिलाया, तो शाही दरबार के पास पैसे खत्म हो गए। ये बात समझ में आती है। यदि शाही दरबार के पास धन की कमी हो जाती है
तो इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है तथा आपदाओं में उन्हें सहायता नहीं मिलती। यदि संयोगवश न्यायालय ने धन आवंटित कर दिया और यदि स्थानीय प्राधिकारी ईमानदार रहे तो यह एक बात होगी, लेकिन यदि वेली चांद की तरह रहे तो जीवन वास्तव में दुखमय हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए इतनी जल्दी में हैं। पता चला कि आपके परिवार के पास भी पैसा खत्म हो गया है। जिया झेंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गया और उसे हैरानी से देखने लगा। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपके परिवार के पास शाही दरबार में जमा करने के लिए चांदी होती तो क्या आपके पिता आपको इतनी जल्दी वापस बुलाते? निश्चित रूप से उसने स्वयं ही चांदी सौंप दी होगी। जिया झेंग ने पलकें झपकाईं। वास्तव में उसके परिवार के पास चांदी की कमी नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी मां ने पस पर कड़ी पकड़ बना रखी थी। निश्चित रूप से बूढ़े व्यक्ति ने उसे फिर से नाराज करने के लिए कुछ किया होगा। यही कारण है कि वह अब मदद के लिए अपने सबसे छोटे बेटे की ओर मुड़ रहा था। ओह हाँ, मैंने एक छोटे सफ़ेद खरगोश और एक फूल चुनने के बारे में कुछ सुना है। क्या आपको आपदा राहत के लिए खरगोश लाने की आवश्यकता है? और फूल क्यों पहने? क्या ये किसी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है? लिन युआन जिया झेंग और लाओ फैंग की आखिरी बात को ठीक से समझ नहीं पाई थी, इसलिए वह काफ़ी हैरान थी। जिया झेंग द्वारा लाओ फैंग को साथ लाने की इच्छा संभवतः बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारी के प्रति सावधानी बरतने के लिए थी। यदि ऐसा है तो यह फूल किसी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी ही होगी, है न? वह चिकित्सा ज्ञान के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थी, बस जिज्ञासु थी। हालांकि जिया झेंग अवाक था। पता चला कि लड़की ने सिंहासन के लिए योजना बनाने को फूल तोड़ने के समान समझ लिया था। वह सोच रहा था कि राजधानी शहर का वह सभ्य और आसानी से गिरा दिया जाने वाला छोटा सफ़ेद खरगोश फूल के साथ कैसा दिखेगा। वह निश्चित रूप से काफ़ी स्त्रीवत होगा। खैर, उसने पहले ही उसके लिए बहुत सारा चांदी का तेल बहा दिया था। उसे अपने आनंद के लिए एक फूल पहनने के लिए कहना बहुत ज़्यादा नहीं था, है ना? राजधानी शहर में एक व्यक्ति को अचानक छींक आने लगी। वह अपनी नाक रगड़ने लगा और आपदा राहत योजना को व्यवस्थित करने में अपना सिर गड़ाने लगा। इस बीच सैन्य शिविर में एक बड़ा भाई एक ताज़ा प्राप्त फ्लाइंग पिजन लेटर को गुस्से में कुचल रहा था। उनके अचानक गुस्से से पास में खड़ा गार्ड आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल दूसरा युवा स्वामी ही महान सेनापति को इस प्रकार के अनियंत्रित क्रोध में भड़का सकता था। लानत है बदमाश, लानत है बदमाश। मैं सचमुच तुम्हें चाकू से काट डालना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे बस थोड़ी सी चांदी चाहिए थी? यह अकेले ही ठीक होता, लेकिन आप सैन्य शिविर से मेरे छिपे हुए गार्ड की भी मांग करते हैं। कितना अपमानजनक, कितना अपमानजनक। क्या हिडन गार्ड्स ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी इच्छानुसार स्थानांतरित कर सकते हैं? हो, वे युद्ध के मैदान के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए हैं। धिक्कार है बदमाश पर, आप मुझे मार रहे हैं, आप मुझे मार रहे हैं। क्रोध एक बात है, लेकिन कार्य अभी भी किए जाने चाहिए। जिया जेन ने अपना सिर नीचे किया और मेज पर लयबद्ध ढंग से थपथपाते हुए एक गहरी सांस ली। कुछ ही देर बाद काले कपड़े पहने एक आदमी उसके सामने आया और अत्यंत सम्मान के साथ एक घुटने पर बैठा। जिया झेन ने अपने चेहरे की बेचैनी को छिपाते हुए गला साफ किया और गंभीरता से बोला, ये हिडन गार्ड्स के डिप्टी कमांडर होने के नाते मैं आपकी वफादारी और क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। धन्यवाद महान कमांडर, यी ने बिना कोई अनावश्यक शब्द कहे सिर झुकाए जवाब दिया। खांसी। जिया जेन का चेहरा शर्मिंदगी से गर्म हो गया। इसलिए आज मेरे पास आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन जो पूरे सैन्य शिविर और दायोंग राजवंश के भाग्य से भी संबंधित है। मैं इस कार्य के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करता। क्या आप इसे पूरा करने में सक्षम हैं? इसके अलावा आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मिशन हर कीमत पर उत्कृष्ट रूप से पूरा हो, है ना? यी को अपने शरीर में एक झटका महसूस हुआ, जैसे उसके कंधों पर एक भारी बोझ डाल दिया गया हो, लेकिन उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह काफी उत्साहित था। एक गुप्त रक्षक के लिए सैन्य शिविर और शाही दरबार की सेवा करना, यहाँ तक कि उनके लिए बलिदान देना भी उनका सम्मान था। अपने हाथों को मुट्ठियों में भींचे, यी की दृढ़ निगाहें मानो जमीन को भेद सकती थीं। कृपया निश्चिंत रहें महान सेनापति, भले ही मुझे पहाड़ों पर चढ़ना पड़े और आग के समुद्र में गोता लगाना पड़े, मैं निश्चित रूप से बिना असफल हुए मिशन को पूरा करूंगा। जिया जेन को पहले से ही पसीना आना शुरू हो गया था। शर्मिंदगी से उसने अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए कहा, अब रवाना हो जाओ, झूमा टाउन के लिए दूसरे युवा स्वामी को ढूंढो। हर पहलू में उसकी आज्ञा का पालन करो। हाँ, हालांकि ये कुछ उलझन में था कि दूसरे युवा स्वामी द्वारा ये कार्य क्यों सौंपा जा रहा है, फिर भी वह ईमानदारी से अपने घोड़े को तैयार करने के लिए वापस चला गया और तुरंत रवाना हो गया। ये की पीछे हटी हुई आकृति को देखकर जिया जेन ने अपराधबोध से अपने होंठ काटे और माफी मांगते हुए हाथ फैलाए। आह, मुझे दोष मत दो, सच में कोई और रास्ता नहीं था। ये जानते हुए कि जिया झेंग अगले दिन चला जाएगा, लिन युआन ने आज रात उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाने की योजना बनाई।
उसने पहले ही चावल के आटे से स्टीम्ड पोर्क रिब्स बनाने का वादा किया था, इसलिए घर पहुंचते ही वह काम में जुट गई। उसने कोई और व्यंजन न पकाने का निर्णय लिया क्योंकि उसने सुबह ही थोड़ा आटा तैयार कर लिया था जो बंस को भाप में पकाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। इसलिए लिन युआन ने एक पॉकेट पैनकेक बनाने की योजना बनाई, एक नया व्यंजन जो उसने पहले कभी नहीं बनाया था। ये निश्चित रूप से जिया झेंग को इसे फिर से खाने के लिए प्रेरित करेगा और उसे ढूंढने के लिए जुमा टाउन से राजधानी शहर लौटने के लिए उत्सुक करेगा। यह विचार लिन युआन के दिमाग में कौंधा और उसने अचानक अपने माथे पर थपकी दी। वह अभी तक गया भी नहीं था और वह पहले से ही उम्मीद कर रही थी कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। यदि उस आत्ममुग्ध व्यक्ति को इस बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से फिर से अहंकारी व्यवहार करेगा। लेकिन भले ही वह इस बारे में सोच रही थी, लिन युआन ने इस बार खाना पकाने में असामान्य रूप से बहुत सावधानी और चौकसी बरती। जैसा कि कहा जाता है, किसी आदमी का दिल जीतने के लिए पहले उसके पेट पर कब्जा करना चाहिए, और लिन युआन ने निश्चित रूप से इसे दिल से लिया। अब उसके घर में सामग्री का अच्छा भंडार था, इसलिए लिन युआन जो भी स्वादिष्ट खाना बनाना चाहती थी वह आसानी से उसकी पहुंच में था। सबसे पहले उसने अच्छी गुणवत्ता वाले पोर्क पसलियों के कई टुकड़े चुने, उन्हें धोया और छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर उन्हें सफ़ेद शराब, सोया सॉस, नमक और हरी प्याज, अदरक और लहसुन के साथ मैरिनेट किया। लिन युआन ने चावल का आटा तैयार करना शुरू कर दिया। चूंकि घर पर चावल का आटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसे इसे स्वयं बनाना पड़ा, जो सौभाग्य से बहुत कठिन नहीं था। उसने सूखे चावल को सीधे कढ़ाई में डाल दिया और उसे भून लिया। चावल के आटे को और अधिक स्वाद देने के लिए उन्होंने इसमें कुछ सिचुआन काली मिर्च और छोटी लाल मिर्च भी मिला दी और धीमी आंच पर तब तक भूनती रहीं जब तक कि चावल हल्के पीले न हो जाएं। उसके बाद उन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लिया। क्योंकि चावल को तलने के बाद उसमें एक प्राकृतिक सुगंध आ जाती है, इसलिए लिन युआन ने आवश्यकता से अधिक चावल को तला। इसका आधा हिस्सा उसने एक छोटी चक्की का उपयोग करके मोटा पाउडर बना लिया और बाकी आधा हिस्सा उसने बाद में दलिया पकाने के लिए बचा लिया। चूंकि उबले हुए सुअर के मांस की पसलियों के लिए बहुत महीन चावल के आटे की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसने चावल को दूसरी बार नहीं पीसा। मोटे पाउडर में कुछ अनाज रखने से यह स्वादिष्ट हो जाएगा। उसने मोटे पाउडर को मैरिनेट किए हुए पोर्क पसलियों के साथ मिलाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक टुकड़ा मिश्रण से ढका हुआ हो। अंत में उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में आधे घंटे तक भाप में पकने के लिए रख दिया और इसके साथ ही काम पूरा हो गया। पसलियों को भाप देने के बाद लिन युआन ने पॉकेट पैनकेक बनाना शुरू कर दिया। वास्तव में पॉकेट पैनकेक बनाना काफ़ी सरल है। इसमें पहले पैनकेक पकाना होता है, फिर उसके बीच में विभिन्न मांस और सब्जियां भरनी होती हैं। लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली चीज़ के लिए भी कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ लोगों को पैनकेक के बीच को पूरी तरह से खोलने के लिए चाकू का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जबकि लिन युआन के पॉकेट पैनकेक को इसकी आवश्यकता नहीं है, बस किनारों को खोलना है। पॉकेट पैनकेक के बीच में स्वाभाविक रूप से परतें बन जाती हैं और यही लिन युआन का पैनकेक बनाने का छोटा सा रहस्य है। उसने अच्छी तरह फूले हुए आटे को हथेली के आकार के टुकड़ों में बांटा, फिर सतह पर तेल की एक परत लगाई और बाहरी परत को अंदर की ओर इकट्ठा किया। ये लिन युआन का खोखला पैनकेक बनाने का रहस्य था। एक बार जब आटा अलग हो गया तो उसने प्रत्येक टुकड़े को एक छोटे गोल पैनकेक में रोल किया। आटे को सूखने से बचाने के लिए लिन युआन ने विशेष रूप से 2 साफ कपड़े ढूंढे और रोल करने के बाद प्रत्येक पैनकेक को कपड़े से ढक दिया जब तक कि सारा आटा पैनकेक में रोल न हो गया। इस बिंदु पर आप इसे अभी तलने के लिए पैन में नहीं डाल सकते थे, एक दूसरा किण्वन आवश्यक था, अन्यथा तलने पर पैनकेक आसानी से खोखले नहीं हो जाते। आटे के फिर से खमीर उठने का इंतजार करते हुए लिन युआन ने ओल्ड आयरन हेड के यहाँ से बनवाया हुआ चपटा पैन निकाला और उसे साफ किया। दरअसल उस दिन उसने काफ़ी सारे पैन ऑर्डर किए थे, लेकिन चूंकि घर अभी तक पूरा नहीं हुआ था और रसोई घर भी नहीं बना था, इसलिए घर में इन बड़े पैन के लिए जगह नहीं थी। इसलिए लिन युआन ने केवल सपाट तली वाला पैन और सूप का बर्तन ही लिया था जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती थी। चूंकि उसके पास छोटा स्टोव था, इसलिए उसे इस बार मूनकेक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी लोहे की प्लेट को हिलाना नहीं पड़ेगा। सच कहें तो यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने सपाट तली वाले पैन का इस्तेमाल किया था और कोई भी उसके उत्साह की कल्पना ही कर सकता था। जिया झेंग चुपचाप उसे बगल से देख रहा था और अलग होने से पहले आखिरी क्षणों का आनंद ले रहा था। लिन युआन भी उसे जाते हुए देखने के लिए अनिच्छुक थी और यद्यपि वह उसे दरवाजे पर खड़े होकर खाना पकाने के तेल की गंध लेते हुए देखना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने उसे जाने नहीं दिया। सपाट तली वाले पैन को देखकर जिया झेंग की भौहें और भी ऊंची हो गईं, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा पैन देखा था। यहाँ तक कि महल के शाही रसोई घर में भी ऐसे बर्तन नहीं थे। उन्होंने कहा, यह बात बहुत अजीब है। लिन युआन ने फ्लैट तल वाले पैन को गर्म करने के लिए छोटे स्टोव पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसे फ्लैट तल वाला पैन कहा जाता है। मैंने इसे कस्टम मेड करवाया था। केवल उसकी महिला ही ऐसी अनोखी चीजें बना सकती थी।
जिया झेंग की आंखें और भी गर्म हो गईं जब उसने लिन युआन को देखा। वह चाहता था कि वह इस लड़की को राजधानी शहर में वापस ला सके, ताकि उन परेशान करने वाली महिलाओं को दिखा सके जो उससे चिपकी हुई थी, उस तरह की महिला जो वास्तव में उसके साथ खड़े होने की हकदार थी, जिया झेंग। जब सपाट तली वाला पैन गर्म हो गया तो उसने उसमें कोई तेल नहीं डाला, बल्कि सीधे छोटे पैनकेक को उसके अंदर रख दिया। जब ये पर्याप्त रूप से फूल गया तो उसने इसे दूसरी तरफ से तलने के लिए पलट दिया। पॉकेट पैनकेक तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। लिन युआन ने अपनी उंगली से फूले हुए पॉकेट पैनकेक को धीरे से छुआ, ये देखने के लिए कि क्या ये पक गया है। दूसरी ओर जिया झेंग ने आश्चर्य से देखा, इसके अंदर क्या है? यह इतना ऊपर कैसे फूल सकता है? यह अंदर से खाली है। पहले पॉकेट पैनकेक को स्पैचुला से पैन से बाहर निकालने और इसे सूखने से बचाने के लिए कपड़े में लपेटने के बाद लिन युआन ने दूसरा छोटा पैनकेक उठाया और इसे सपाट तल वाले पैन में डाल दिया। जिया झेंग और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ और जब वह नहीं देख रही थी, उसने चुपके से पहला पॉकेट पैनकेक ले लिया और उसे अपने हाथों से फाड़ने के लिए तैयार हो गया। इसे मत फाड़ो। अच्छी बात यह है कि लिन युआन की नज़रें तेज थीं, अन्यथा जिया झेंग द्वारा उसकी पॉकेट पैनकेक बर्बाद कर दी जाती। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि अंदर क्या है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अन्याय महसूस कर रहा हो। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया, बिना कुछ कहे उसके हाथों से पॉकेट पैनकेक ले लिया, उसे अपने बाएं हाथ से धीरे से दबाया और अपने दाहिने हाथ में चाकू से धीरे से पैनकेक के किनारे पर एक कट लगा दिया। फिर उसने उसे दिखाने के लिए उसे खोला। देखो, अंदर कुछ भी नहीं है, ये खोखला है, इसीलिए इसे पॉकेट पैनकेक कहा जाता है। जिया झेंग ने खाली जेब पैनकेक लिया, उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। तो क्या ये साधारण चीज़ ही वह विशेष रूप से स्वादिष्ट पॉकेट पैनकेक थी जिसके बारे में उसने बात की थी? उसकी नज़र में यह एक खोखली भाप से भरी रोटी के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लिन युआन जिया झेंग के विचारों को पढ़ सकती थी। उसने पॉकेट पैनकेक को साफ कपड़े में लपेट दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हमने अभी तो शुरुआत की है, अभी एक और कदम बाकी है। बाकी पॉकेट पैनकेक खत्म करने के बाद लिन युआन ने भरावन तैयार करना शुरू कर दिया। जब वह पहले पसलियां चुन रही थी तो उसने जानबूझकर टेंडरलॉइन का एक टुकड़ा अलग रख दिया था। जिया झेंग को मीठा स्वाद पसंद था, इसलिए उसने पॉकेट पैनकेक के लिए मीठी बीन सॉस पोर्क टेंडरलॉइन फिलिंग बनाने का फैसला किया। उसने टेंडरलॉइन को पतली पट्टियों में काटा, उन्हें नमक, चीनी और थोड़ी सी वाइन के साथ मैरिनेट किया और फिर पट्टियों को अच्छी तरह से कोट करने के लिए थोड़ा आटा मिलाया। अब वह सुअर के मांस के टुकड़ों को तलने के लिए तैयार थी। तलते समय पट्टियों को चॉपस्टिक से जल्दी से अलग करना आवश्यक था ताकि वे आपस में चिपक न जाएं, अन्यथा कुछ अधपके रह जाते जबकि कुछ जल जाते। जैसे ही सुअर का मांस का रंग बदला, लिन युआन ने तुरंत उसे कढ़ाई से निकाल लिया। फिर एक छोटे कटोरे में उसने आधा कटोरा पानी, चीनी, नमक, सोया सॉस और सिरका मिलाकर सॉस तैयार किया। क्योंकि वहाँ कोई मीठी बीन सॉस नहीं थी, लिन युआन के पास सामान्य सॉस का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि चूंकि जिया झेंग को मीठा बहुत पसंद था, इसलिए उसने कुछ अतिरिक्त चीनी मिला दी। यद्यपि इसका स्वाद मीठी बीन सॉस जितना उत्तम नहीं था, फिर भी यह इतना स्वादिष्ट था कि इसे एक दावत कहा जा सकता था। कढ़ाई में उसने कटे हुए लहसुन को खुशबू आने तक भूनने के लिए थोड़ा तेल छोड़ दिया, फिर उसमें घर पर बनी मीठी चटनी डाली और कुछ देर तक हिलाया। तैयार सॉस डालते हुए वह तब तक हिलाती रही जब तक सॉस गाढ़ा न हो गया। अंत में उसने सुअर के मांस के टुकड़े डाले और उन्हें तब तक मिलाया जब तक कि वे समान रूप से लेपित न हो जाएं। और लीजिए, एक स्वादिष्ट मीठी बीन सॉस पोर्क टेंडरलॉइन डिश तैयार हो गई। ये पहली बार था जब लिन युआन ने जिया झेंग के लिए मीठी बीन सॉस पोर्क टेंडरलॉइन बनाया था। सॉस की सुगंध ही उसके स्वाद को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त थी, और अब जब पकवान तैयार हो चुका था तो वह उत्सुकता से उसका स्वाद चखने के लिए आगे बढ़ रहा था। सावधान, बहुत गर्मी है। लिन युआन ने धीरे से उसके चुपके से आते हाथ को झटक दिया, फिर उसे चॉपस्टिक की एक जोड़ी थमा दी और हंसते हुए बोली, क्या तुम सच में राजधानी से हो? तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे किसी छोटे से गांव से आए हो। जिया झेंग जानता था कि वह उसे फिर से उसकी पेटूपन के बारे में चिढ़ा रही थी। वह हंसने लगा और अपने चॉपस्टिक से सुअर के मांस का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह थोड़ा हिचकिचाया, अपने हाथ से अपने मुंह को हवा कर रहा था क्योंकि वह गर्म था, लेकिन वह सुअर का मांस थूकने से हिचकिचा रहा था। लिन युआन उसकी इस मनोरंजक हरकत पर हंसी और प्लेट एक तरफ रख दी। ठीक है, तुम सिर्फ एक ही निवाला खा सकती हो, अभी खाने का समय नहीं हुआ है। ये कहते हुए उसने जिया झेंग की करुण नज़र को नज़रअंदाज कर दिया और मीठे बीन सॉस वाले पोर्क टेंडरलॉइन की प्लेट को एक बड़े कटोरे से ढक दिया। उबले हुए सुअर की पसलियां तैयार थीं, इसलिए लिन युआन ने एक बड़े बर्तन में दलिया पकाना शुरू कर दिया। ये देखते हुए कि आज रात का मेनू केवल मांस से बना था और नीरस लग रहा था, लिन युआन ने 10 अंडे तले।
अब जब उनके पास सिल्वर था तो अंडे खाना पहले जैसा नहीं था जब उन्हें हर एक को गिनना पड़ता था, वे जितने चाहें उतने अंडे खा सकते थे। इसके अलावा ये लेडी लियू के लिए अतिरिक्त पोषण प्राप्त करने का एक अच्छा समय था, इसलिए लिन युआन के लिए उसे अधिक अंडे खाने के लिए प्रेरित करने के विभिन्न तरीके खोजना फायदेमंद था। अंडे तलने के बाद लिन युआन ने जिया झेंग से सभी पॉकेट पैनकेक में चीरे लगाने में मदद करने के लिए कहा, जबकि उसने अंदर भरावन भरने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया। उसने कुछ धनिया और बोक चॉय हाथ्स तैयार किए जो सुअर के मांस के साथ मिलकर पॉकेट पैनकेक्स को स्वादिष्ट और ताज़ा स्वाद वाला बना दिया। उसने चाची वांग द्वारा दिया गया अचार का जार भी निकाला और उसमें भरने के लिए कुछ मीठी और खट्टी अचार वाली गोभी चुनी। लिन युआन ने पोर्क टेंडरलॉइन से भरे कई पॉकेट पैनकेक बनाए और कुछ अंडे से भरे, और अंत में एक निश्चित व्यक्ति के अनुरोध पर उसने कुछ में पोर्क और अंडे दोनों भर दिए। इससे जिया झेंग बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही कुछ ही निवाले खा लिए और अंत में अपनी उंगलियां चाटना भी सुनिश्चित किया जो सॉस से सनी हुई थीं। लिन युआन ने उसे मनोरंजन के साथ देखा क्योंकि वह व्यस्त रहना जारी रखती थी, मन ही मन सोचती थी कि कुछ हैम लेना कितना अच्छा होगा। इस विचार से उसे अचानक यह एहसास हुआ कि सर्दी आ रही है और एक बार जब यह आ जाएगी तो वे मांस को ठीक करके बना सकते हैं। ये सिर्फ मांस को ठीक करने का काम नहीं था, वे हैम, चिकन और मछली भी ठीक कर सकते थे। अधिक स्वादिष्ट भोजन बनाने के विचार से लिन युआन के होठों के कोने अनजाने में सिकुड़ गए। पॉकेट पैनकेक बनाने के बाद लिन युआन ने मसालेदार आलू के टुकड़े और ठंडा मिश्रित धनिया भी बनाया, जिसमें मांस और सब्जियों को मिलाकर उस शाम का भोजन वास्तव में भरपूर था। लिन वेई घर के अंदर लेडी लियू के साथ कढ़ाई सीख रही थी, जबकि जियो लिनशून को जियो शितो ने छोटे छोटे गड्ढों में झींगा पकड़ने के लिए बुलाया था। तीसरी चाची और शियाओहे की निगरानी के कारण वह चिंतित नहीं थी। आखिरकार लिन दाशुआन की घटना के बाद से उसने छोटी लड़की को कई दिनों तक घर पर ही रखा था। अब चून की निगरानी करने वाले लोग थे, इसलिए उसने उसे बाहर जाकर खेलने दिया। लिन युआन भी समझ गई कि उसे हमेशा घर में कैद रखना अच्छा नहीं था। इसके अलावा जियो लिनशून काफ़ी चतुर थी। जब लिन दाशुआन उसे ले गया था तो उसने इतनी सूझबूझ से अपना एक जूता उतार दिया था कि उनके लिए निशान छोड़ गया था। यदि वह जूता न होता तो उन्हें सही रास्ता खोजने में और अधिक समय बर्बाद करना पड़ता। जहां तक जियोहे की बात है, चाहे ऐसा इसलिए था क्योंकि अब कोई उसे मार नहीं रहा था या डांट नहीं रहा था, या क्योंकि सिस्टर गुइजी के घर का खाना वास्तव में अच्छा था, वह कुछ ही दिनों में थोड़ी मोटी हो गई थी। उसका मनोबल भी काफ़ी बढ़ गया था और अब वह लोगों का अभिवादन विनम्रता से करना जानती थी तथा उसके चेहरे पर अक्सर मुस्कान रहती थी। लिन युआन सचमुच अपने दिल की गहराइयों से खुश थी, क्योंकि न तो लिन दाशुआन और न ही लेडी माँ बदसूरत लोग थे, और जियोहे को अपने माता पिता के अच्छे जीन विरासत में मिले थे, जिसका चेहरा असाधारण रूप से नाजुक था। अपने कुशल और परिश्रमी कार्य के साथ साथ अपनी मधुर वाणी के कारण, जो बोलते समय सदैव मुरझाती थी, वह दूसरों पर बहुत ही सुखद प्रभाव डालती थी। उसे देखने वाले कई लोगों ने टिप्पणी की कि वह कितनी अधिक चमकदार हो गई है। जैसे ही लिन युआन बहनों ने मेज सजाना समाप्त किया, तीसरी चाची आ गईं और अपने साथ जियाओ शितो और जियाओ हे के साथ जियाओ लिनशून को भी ले आईं। लिन युआन ठंडा मिश्रित धनिया लेकर दरवाजे पर सभी को देखकर मुस्कुराया और उन्हें इशारा किया, बिल्कुल सही समय है, हम खाने वाले हैं, अंदर आ जाओ। जियाओ शितो पहले भी लिन युआन के घर पर भोजन कर चुका था, इसलिए वह शर्मिला नहीं था और जल्दी से अपनी दादी की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। जियाओ लिनशून के पीछे उछलता और कूदता हुआ, उत्सुकता से स्टूल की जगह और टेबलवेयर को रखता हुआ। जियोहे बड़ी होने के नाते लिन युआन के घर पर भी खाना खा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने शर्म से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। लिन युआन ने अपने होठों को भींचा, लिन वेई को डिश दी, फिर जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और जियोहे का हाथ पकड़ लिया। जियोहे, आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। क्या आपने हमेशा यह नहीं कहा कि आपको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद है? आइए, मैंने आज एक नया व्यंजन बनाया है। इसके बाद वह तीसरी आंटी की ओर मुड़ी, आंटी, आप भी आइए। इससे तुम्हें वापस जाकर खाना बनाने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरी आंटी हंसी और हाथ हिलाया, तुम्हारे भाई इरशुआन और बहन गुइजी जल्द ही वापस आ जाएंगे और मुझे उनके लिए खाना बनाना है, इसलिए मैं जाने दूंगी। जियोहे, तुम रुको। अपने भाई की देखभाल के लिए तुम यहाँ हो तो दादी निश्चिंत हो सकती हैं। तीसरी चाची ने शियाओहे की आंखों में लालसा साफ देखी और हंसते हुए उसके हाथ पर थपथपाया, जानबूझकर उसे अपने भाई की देखभाल का काम सौंप दिया। इस तरह उसके पास मना करने का कोई बहाना नहीं रहा। निश्चित रूप से काफ़ी देर तक हिचकिचाने के बाद जियोहे ने आखिरकार सिर हिलाया, हम, दादी, चिंता मत करो, मैं अपने छोटे भाई की अच्छी देखभाल करूंगा। लिन युआन ने जियोहे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे घर के अंदर खींच लिया। वह देख सकती थी कि जब से जियोहे ने लिन इरशुआन के घर में प्रवेश किया था, बहन गुइजी और तीसरी चाची के मार्गदर्शन और जानबूझकर पोषण के साथ बच्चे में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था।
इस प्रकार वह जियाओहे के चरित्र को बदलने में मदद करने के लिए भी तैयार थी, ताकि उसे अधिक से अधिक आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से सहज बनाया जा सके। रात का खाना भरपूर था, मेज पर 2 और बच्चों को जोड़ने से इसमें कोई कमी नहीं आई। हालांकि जिया झेंग ने पहले ही रसोई में एक पॉकेट पैनकेक खा लिया था, लेकिन जैसे ही वह मेज पर बैठा, उसने रुकने से पहले 3 और पैनकेक खा लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई उबले हुए सुअर के मांस की पसलियां भी खाईं और चावल के दलिया का एक बड़ा कटोरा भी पिया। लिन युआन को चिंता थी कि वह ज्यादा खा लेगा और उसके पेट में दर्द हो जाएगा। उसे यह नहीं पता था कि जिया झेंग की भूख केवल इसलिए नहीं थी क्योंकि उस रात का खाना स्वादिष्ट था, बल्कि इसलिए भी थी क्योंकि वह जानता था कि वह कुछ समय के लिए लिन युआन को नहीं देख पाएगा और उसके खाना पकाने का आनंद नहीं ले पाएगा, इसलिए वह स्वाद का आनंद लेने के लिए और अधिक खाना चाहता था। जिया झेंग के अत्यधिक खाने की तुलना में लिन वेई और अन्य लोग बहुत अधिक परिष्कृत थे। जियोहे को मांस पसंद नहीं था, इसलिए लिन युआन ने उसे अंडे से भरा एक पॉकेट पैनकेक दिया। क्योंकि जिया झेंग वहां था, जियाओहे थोड़ा संयमित था, लेकिन एक काटने के बाद वह ढीली हो गई। अनजाने में ही उसने पैनकेक खा लिया। जियोहे, तुम्हें भी यह मांस जरूर चखना चाहिए, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। लिन वेई भी लगभग उसी उम्र की थी और स्वभाव में भी वैसी ही थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जियोहे क्या छिपा रहा है। उसे इतनी जल्दी पैनकेक खत्म करते देख वह समझ गई कि जियोहे का पेट भरा नहीं होगा और उसने टोकरी से उसके लिए मांस से भरा एक पॉकेट पैनकेक निकाल लिया। जियाओहे परेशान थी, इसलिए नहीं कि वह इसे लेने में बहुत शर्मीली थी, बल्कि इसलिए कि उसे सचमुच मांस खाना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि दुबला मांस भी नहीं। लिन वेई मुस्कुराए, हालांकि इसमें मांस है, लेकिन ये बिल्कुल भी चिकना नहीं है। इसे आजमाओ और अगर तुम्हें पसंद न आए तो तुम इसे मुझे दे सकती हो। उसकी गर्मजोशी से प्रभावित होकर जियाओहे को याद आया कि कैसे उसके अपने घर पर भी लेडी माउस के बचे हुए खाने की परवाह नहीं करती थी। हालांकि लिन एरशुआन के घर पर सैन शेनशी और सिस्टर गुइजी ने उसकी देखभाल की। अगर उसे मांस पसंद नहीं होता तो वे उसे खिला देते। उसे मनाने के कई प्रयासों के बावजूद उस छोटी लड़की ने एक भी निवाला खाने से इनकार कर दिया। बाद में जब उसके कटोरे में मांस था तो उसे चॉपस्टिक उठाने में शर्म महसूस हुई, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके छोड़े हुए मांस को नहीं खा लेगा और वह बर्बाद हो जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि न तो सिस्टर गुइजी और न ही सान शेनशी को इस बात से कोई आपत्ति थी। वह सिर्फ मांस ही नहीं छोड़ती थी, बल्कि कोई भी भोजन छोड़ती थी। उन्होंने कभी उसका तिरस्कार नहीं किया और न ही उसे डांटा। वे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा कि शियाओ शितोहू के साथ करते थे। जो कुछ भी वह खाता और पसंद नहीं करता था वे उसे खा लेते थे। जो भी उसे पसंद नहीं था वे उसे भी खा लेते थे। उसने सोचा था कि केवल एक परिवार ही ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन वेई भी उसे इतना स्वीकार कर लेगा। वह जानती थी कि लिन युआन के घर की स्थिति को देखते हुए वे निश्चित रूप से उसे भोजन देने से मना नहीं करेंगे, इसलिए वह और भी अधिक प्रभावित हुई। चलो, इसका स्वाद लो, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। लिन वेई ने पॉकेट पैनकेक को जियोहे के हाथ में थमा दिया और उससे आग्रह किया। जियो लिनशुंग, जो खुशी से अपना चेहरा खाने में डुबो रही थी, ने सॉस से सना अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और अपनी चमकती आंखें झपकाईं। बहन जियोहे, जल्दी से खाओ, ये वास्तव में स्वादिष्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो झूठ बोलता है वह छोटा कुत्ता है। उसकी बातें सुनकर सभी को मजा आ गया। हंसी के साथ जियोहे अब और मना नहीं कर सका। हालांकि पॉकेट पैनकेक को सीधे काटने के बजाय उसने चॉपस्टिक से मांस की सबसे पतली सबसे छोटी पट्टी उठाई और उसे चखा। वह स्वाद आंखें खोलने वाला था, ये सचमुच स्वादिष्ट था। जियाओहे की आंखें चमक उठी जब उसने पॉकेट पैनकेक की ओर हाथ बढ़ाया और एक निवाला खाया। रस के एक कौर की अनुभूति मांस की उस छोटी सी पट्टी की अनुभूति से भी बेहतर थी जिसे उसने पहली बार चखा था। देखिए बहन जियाओहे, मैंने झूठ नहीं बोला है ना? क्या ये सचमुच अच्छा नहीं है? जियो लिनशुंग ने पैनकेक का एक और टुकड़ा चबाया और मुंह भरकर बोली। जियोहे ने जोर से सिर हिलाया। खाना खत्म करने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और वह झिझकते हुए लिन युआन की ओर देखने लगी और फिर खाने वाले अन्य लोगों की ओर देखने लगी, लेकिन अंततः उसने कुछ नहीं कहा। लिन युआन ने उसकी झिझक देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? क्या अब तुम खाना नहीं चाहते?